प्रिय विद्यार्थिनः सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्यतनीय ई-कक्षायां भवतां स्वागतम्। अद्य वयम् अध्याये समागतानां शब्दानां व्याकरणदृष्ट्या विवेचनं करिष्यामः। अग्रिमचर्चा वयं हिन्दीभाषामाध्यमेन करिष्यामः, येन अवबोधने सरलता भविष्यति। सबसे पहले अपन देखते हैं संधि परिचय। इसमें पहला शब्द है नरोत्तमः, जिसका संधि विच्छेद है नर धन उत्तमः। यहाँ पर बताया गया है गुण संधि, और गुण संधि स्वर संधि का एक भाग है। गुण संधि में अपन देखते हैं कि एक सूत्र है अदेंग गुण। यह सूत्र गुण संज्ञा करता है, और यह सूत्र कहता है कि अ, ए और ओ को हम गुण कहते हैं। अ, ए और ओ को हम गुण कहते हैं। और एक अन्य सूत्र है आद गुण। ये सूत्र ये कहता है कि यदि अ के बाद ई, उ, री और री ये वर्ण हो, अ के बाद ई, उ, री, री ये चार वर्ण हो, तो अ के बाद ई को ए हो जाता है, अ के साथ उ मिलकर के ओ हो जाता है, अ के साथ री मिलके अर बनता है, और अ के साथ री मिलके अल बनता है। अ के साथ री मिलने को अपन रपरत्व कहते हैं, क्योंकि रपरत्व का मतलब होता है र को बाद में जोड़ना। तो बाद में अ के बाद अपन र जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं रपरत्व। उसी प्रकार लपरत्व, ल को बाद में जोड़ना। तो अ के बाद में जब अपन ल जोड़ देते हैं गुण करते समय, तो उसको अपन कहते हैं लपरत्व। यहाँ देखें नरधन उत्तम। अब यहाँ स्थिति क्या है, यहाँ र के बाद जिस र में जो स्वर अ है और उसके बाद क्या है उ, तो यहाँ गुण का अपने जो आदर्श स्थिति अपन को मिल जाती है। तो इस र में स्थित अ और उ को मिलकर इन दोनों के स्थान पर गुण एकादेश होता है, यानी कि गुण किसे कहेंगे, और अ और उ को मिलकर के ओ बनने को अपन गुण कहेंगे। और एकादेश का मतलब होता है अ और उ इन दोनों के स्थान पर एक ही आदेश ओ होता है। क्या होता है? ओ। तो जब ये ओ आएगा तभी इसमें अ भी हट जाएगा, और इस उ में जो ये उ है वो भी हट जाएगा। तो क्या स्थिति बनेगी, इस अ और उ के मिलकर क्या बन गया, ओ बन गया। तो ये ओ अब इसमें र आधा है, इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा नरो, और ये उ हट जाएगा तो क्या बचा तमह, तो इससे क्या बन जाएगा नरोत्तमः। अब देखो ये संधि शब्द में ये देखो ओ स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ विकार है, बाकी न और तमह इसमें कोई संधि दिखाई दे नहीं रही है। ये डबल था, ये केवल संयोग मात्र है, और यहाँ पर विकार दिखाई दे रहा है। और ये विकार किस रूप में? ओ रूप में। तो अपन ने अभी सूत्र देखा अदेंग गुण। ये कहता है अ, ए और ओ को अपन गुण कहते हैं, तो यहाँ ओ है विकार के रूप में, इसको अपन गुण के रूप में देख सकते हैं। तो ये गुण संधि हुई यहाँ पर, और ये स्वर संधि का ही एक भाग है। दूसरा है देशे अखिले। देशे खिले, देशे खिले ये संधि शब्द है, इसका संधि विच्छेद है देशे धन अखिले। और यहाँ पूर्व रूप संधि दर्शा रखी है, और जो कि स्वर संधि का एक भाग है। तो देखिए अपन पूर्व रूप संधि कैसे हुई है, इसकी क्या शर्त है। तो एक सूत्र है एंगह पदांतादति। इसका जो व्याख्या है वो ये है वृत्ति कि पदांतात एंगह अति परे पूर्व रूपम एकादेश स्यात्। ये सूत्र कहता है, एंगह पदांतादति सूत्र कहता है कि जब पदांत पद के अंत में यदि ए और ओ हो, पद के अंत में यदि ए और ओ हो, और उसके तुरंत बाद रस्व अ हो, तो इस रस्व अ है वो इस ए या ओ में मिल जाता है, यानी कि इसका पूर्व रूप हो जाता है। यानी कि इस अ को पूर्व वाले वर्ण में, पूर्व वाले रूप में मिला लिया जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? पूर्व रूप कहते हैं। तो अब देखो यहाँ ये पद है। अब देखो शब्द और पद में अंतर होता है। शब्द अपने मूल रूप में भी हो सकता है, उसमें बिना विभक्ति लगे हुए वो मूल रूप में भी होता है। और जब शब्द में विभक्ति लग जाती है तब वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे कि यहाँ देश, देश एक शब्द है, देश एक शब्द है, इसमें सप्तमी विभक्ति लग करके क्या बना? देशे। अब ये क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। अब यहाँ स्थिति क्या देखो, ये पद है, पद के अंत में ये क्या है? ए, और इस ए के तुरंत बाद क्या है? अ है। ठीक है, यदि यहाँ ओ भी होता और यहाँ अ होता तो भी पूर्व रूप की संभावना पूरी बनती है, पूर्व रूप बनता है। तो यहाँ ए के बाद ऋस्व अ है। अब ये कहता है ये पद भी है, पद के अंत में भी है, यहाँ पर ए भी है, इसके पीछे ऋस्व अ भी है। तो अब क्या करेंगे अपन? इस अ को अपन इस ए में मिला देंगे, तो इस ए और अ के स्थान पर केवल ए ही क्या रह जाएगा? ए ही रह जाएगा। ठीक है, तब जब ये ए एकादेश होगा तब ये ए और ये अ हट करके क्या बन जाएगा? केवल ए रह जाएगा।
ठीक है। और जो ए शेष है वो इस आधे तालव्य श में मिल जाएगा, शलजम वाला श में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, खाली स्थान बचेगा। तो अ की प्रकृति ऐसी है कि अब अ की जगह अपन खाली नहीं छोड़ते, यहाँ एस आकार का एक चिन्ह होता है जिसको अपन कहते हैं अवग्रह चिन्ह कहते हैं। तो ये चिन्ह अ के स्थान पर मिल जाता है, क्योंकि अपन ने कल देखा था कि अ का स्वभाव कैसा है, पुष्प के समान है, यानी कि जब किसी पुष्प को अपन उसके स्थान से हटा भी लें तो वहां उसकी सुगंध अवश्य रह जाती है। तो अ के स्थान पर अपन क्या करते हैं, उसके स्थान पर दर्शाने के लिए इसको यहाँ अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं। तो इसे कहते हैं अपन पूर्व रूप। तो ये जब पूर्व रूप होगा तो ये अ है वो इस ए में मिल जाएगा। तो क्या ए और अ के स्थान पर क्या रह जाएगा, केवल ए रह जाएगा। ये श आधा रह जाएगा, इसमें ये ए मिला लेंगे क्या बन जाएगा, देश है। और ये अ खाली रह गया, यहाँ अपन क्या लगा दें, अवग्रह चिन्ह। इस प्रकार देश खिले शब्द बन जाएगा। इसे अपन पूर्व रूप संधि कहते हैं, क्योंकि बाद वाले वर्ण को पूर्व वाले रूप में मिलाया गया है। ये पूर्व के समान हो गया, इसलिए इसको पूर्व रूप कहते हैं। और ये पूर्व रूप स्वर संधि का ही एक भाग है। आगे देखते हैं धिक कृताश्चिरम। इसका संधि विच्छेद अपन देखें तो धिक कृता धन चिरम, ठीक है। अब यहाँ तो कोई संधि है नहीं, यहाँ केवल संयोग मात्र है। दो व्यंजन वर्ण है और इन दोनों के स्थान इन दोनों को क्या करता है, मिला करके बोल दिया गया धिक कृता। अब क्या बचा, धिक कृता धन चिरम, ठीक है। अब यहाँ दो कार्य हुए हैं, एक तो सत्व हुआ और एक हुआ शुत्व हुआ है। सत्व कैसे हुआ अपन देखें कि एक सूत्र है विसर्जनीय यस्य सह। ये सूत्र कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का, क हो, क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो, प वर्ग हो, पांचों वर्ग हैं, उसमें किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और उसके बाद श श या स हो तो इस विसर्ग को अपन स कर देते हैं। विसर्ग को स करता है विसर्जनीय यस्य सह। तो यहाँ देखें अपन तो विसर्ग है और विसर्ग के बाद च वर्ग का पहला अक्षर क्या है, च। तो इस विसर्ग को अपन क्या कर देंगे, स। ये तो हो गया सत्व कार्य। अब क्या बचा, शुत्व। शुत्व करने वाला सूत्र है स्तोश्चुनाश्चु। ये सूत्र कहता है कि अपन स को तो क्या कर देंगे, श कर देंगे। क्या कर देंगे, स को श बना देंगे। और त वर्ग से मतलब केवल त वर्ण से नहीं है, त वर्ग का मतलब पूरा त वर्ग, त थ द ध न। तो त वर्ग के स्थान पर कौन सा वर्ग हो जाएगा, च वर्ग। यानी कि त हो तो च हो जाएगा, थ हो तो छ हो जाएगा, ज हो तो द हो तो ज हो जाएगा, ध हो तो झ हो जाएगा और न हो तो इया हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अपन शुत्व कहते हैं। और ये काम कब होगा, जब उस स के आगे या पीछे, पहले या बाद में श, तालव्य श है ना, इसको शलजम वाला शब्द भी कहते हैं अपन सामान्य भाषा में। तो श या च वर्ग कहीं आसपास में हो, यानी कि इसके आसपास में, आगे या पीछे या पहले या बाद में श या च वर्ग होता है तो इस स को अपन श कर देते हैं और त वर्ग को च वर्ग कर देते हैं। यहाँ अपन देखें, यहाँ स है और स के बाद में च है, ये भी इसके बाद में है, ये पहले भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये बाद में ही हो। तो यहाँ च है तो इस अपन स क्या बना देंगे, श बना देंगे। क्या बनाएंगे, श, सूत्रानुसार श बनाएंगे। तो इस स को श हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, धिक कृता थाई, विसर्ग स्थान पर स और स को श हुआ तो क्या आया, ये श आ गया। ची पहले से ही था और क्या बचा, रम। तो धिक कृताश्चिरम सूत्र बनता है। इसमें दो कार्य हुए, सत्व भी हुआ है और शुत्व भी हुआ है, यानी कि विसर्ग को स हुआ है और स को तालव्य श बनाया गया है। और क्योंकि ये कार्य विसर्ग के साथ किया गया है अतः ये संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन निर्दलिता, निधन दलिता। यहाँ पर भी विसर्ग को स और स को ससजु शुरू एक सूत्र है, उससे स को रुत्व किया गया, रू बनाया गया है, ठीक है। और उस र का रू का अनुबंध लोग करके र बनाया गया है और उस र को खर वसानी और विसर्जनीय, इस सूत्र से र को विसर्ग बना दिया गया है। नहीं, यहाँ विसर्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है, विसर्ग ऑलरेडी है। यहाँ पर विसर्ग स्थान पर हमने र कर दिया है। ये र आधा है इसलिए रेफ कहलाएगा और ये र द के ऊपर चढ़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा, निर्दलिता रूप बन जाएगा। विसर्ग को रुत्व करना ही रुत्व कार्य कहलाता है। क्योंकि ये कार्य विसर्ग साथ हुआ इसलिए ये भी विसर्ग संधि है। आगे अपन देखते हैं समास परिचय, ठीक है। इस अध्याय में जो सामासिक शब्द आए हैं उनका विवेचन अपन यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दैव नियतम। इसका तात्पर्य होता है भाग्य के द्वारा नियत किया हुआ, भाग्य के द्वारा तय किया गया। तो दैव का मतलब होता है भाग्य और नियत का मतलब होता है तय किया गया। तो दैवेन नियतम इति दैव नियतम, दैवेन भाग्य के द्वारा, नियत में तय किया गया, क्या कहलाता है, दैव नियतम कहलाता है। चूंकि यहाँ तृतीय विभक्ति दैवेन भाग्य के द्वारा, तो यहाँ तृतीय विभक्ति इसलिए तृतीय तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं धीरोदात्त नरोत्तमाय। धीरोदात्त नरोत्तमाय,
तो सबसे पहले धीरोदात्त नरोत्तमः बनाना पड़ेगा और उसमें फिर अपन को चतुर्थी विभक्ति बनानी पड़ेगी। इसलिए अपन देखते हैं अपन धीरोदात्तः च असौ नरोत्तमः। धीरोदात्त है जो नर, नरोत्तम, जो नरोत्तम धीरोदात्त है ऐसा, उसके लिए कहना हो तो अपन बोलेंगे धीरोदात्त नरोत्तमाय, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर देखो नर मूल शब्द क्या है, मूल संज्ञा क्या है, नर है। नर भी कैसा है, उत्तम है, यानी कि विशेषण है। और धीरोदत्त भी क्या है, विशेषण है। तो इस नर के लिए उत्तम और धीरोदत्त शब्द आ रखे हैं, तो यहाँ विशेषण है और यहाँ ये विशेष्य है, नर है। तो विशेषण विशेष्य भाव होने के कारण यहाँ समास कौन सा है, कर्मधारय। तो धीरोदात्तः च असौ नरोत्तमः इति, है ना, तस्मै धीरोदात्त नरोत्तमाय। समास का मतलब होता है समसनम इति समास, संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। यानी कि बड़े बड़े वाक्यों को एक शब्द में समेटना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। यहाँ अपन देखें अज्ञानोपहतात्मनाम, ये पूरे वाक्य को एक शब्द में बनाया गया है, अज्ञानोपहतात्मनाम। अज्ञानेन उपहतः आत्मा येषाम, अज्ञान के द्वारा, अज्ञान से उपहत माने घायल है आत्मा जिनकी, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, अज्ञानोपहतात्मानः, अज्ञानोपहतात्मानः, ऐसे लोग जिनकी आत्मा अज्ञान के द्वारा घायल हुई है। तेषाम, उनका, उनके लिए कहना है, इसलिए क्या कहेंगे, अज्ञानोपहतात्मनाम, जिनकी आत्मा अज्ञान के द्वारा घायल हुई है, ऐसी आत्मा वाले लोग क्या कहलाते हैं, अज्ञानोपहतात्मनाम। आगे अपन देखते हैं प्रकृति प्रत्यय, यानी कि शब्दों को अपन तोड़ मरोड़ उसमें अपन देखते हैं कि शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सी उसमें मूल धातु है, उसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन है ना, कौन सा लिंग है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। इन सब का जो अपन चर्चा करते हैं वो कहते हैं प्रकृति प्रत्ययों की चर्चा में अपनी सारा काम करते हैं। तो अपन देखें यहाँ पर सबसे पहले है निर्दलितः। कौन सा है, निर्दलितः। तो यहाँ इस शब्द में निर उपसर्ग है, साफ साफ दिख रहा है। मूल धातु कौन से, दल धातु, है ना, और त प्रत्यय है, ठीक है। तो यहाँ त प्रत्यय की पहचान, किसी शब्द में अगर त प्रत्यय लगा हो तो उसके अंत में आपको तह, ताहा, अह ऐसे वर्ण मिलेंगे, है ना। तो यहाँ तह दिख रहा है, इसी प्रकार उपेक्षित तमा है, तो यहाँ त दिख रहा है, और ये तमा तम प्रत्यय का है, ये वंचित ये भी तह। तो तह, ताहा, अह अक्सर ये त प्रत्यय के पीछे हमेशा दिखते हैं। तो यहाँ निरुपसर्ग पूर्वक दल धातु के साथ त प्रत्यय है, पुल्लिंग में है और प्रथम पुरुष बहुवचन, निर्दलितः। निर्दलितः एक वचन, निर्दलितः बहुवचन। आगे अपन देखते हैं उपेक्षित तमः। अब देखो यहाँ पर भी त है तो त प्रत्यय की संभावना बनती है, साथ ही ये तम शब्द जो है वो तम प्रत्यय की तरफ इंगित करता है। तो उपेक्षित तमा यानी इसमें उपसर्ग ये दिख रहा है ना, इक्ष यहाँ गुण हुआ है, देखो ये उपदन इक्ष है ना, तो यहाँ गुण हुआ है, तो ये साफ दिख रहा है, अ ए ओ गुण होता है। तो इक्ष धातु अ और ई मिलकर के ए बना है, तो इक्ष धातु दिख रही है। तो उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु है, मूल धातु कौन सी, इक्ष धातु, है ना, और त प्रत्यय और इसके साथ तम प्रत्यय, दो प्रत्यय जुड़े, तो त प्रत्यय और एक तम प्रत्यय। तम प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, अपन ने कल चर्चा की थी कि बहुत सारों में जब किसी एक को श्रेष्ठ करना हो, है ना, बहुत सौ में से किसी एक को बताना हो, इंगित करना हो, तो अपन तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो उपेक्षित तमा का मतलब होता है जो सबसे अधिक उपेक्षित हैं ऐसे लोग, है ना। तो उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु त प्लस तम प्रत्यय के साथ उपेक्षित तमा शब्द बनता है। ये पुल्लिंग रूप है, पुल्लिंग का बहुवचन है, प्रथम पुरुष में है और बहुवचन में है। आगे देखते हैं वंचितः। इसी प्रकार वंचित मान एक के लिए कहना हो तो वंचित, और बहुत सारे वंचित है तो वंचिता। तो यहाँ वची पूर्वक वयस धातु है, ठीक है। मूल धातु कौन सी है, वयस धातु, और उसमें प्रत्यय कौन सा है, त प्रत्यय है। अपन देखा था तह, ताहा, अह, वहां त प्रत्यय की संभावना रहती है। तो वची पूर्वक वयस धातु और त प्रत्यय के साथ प्रथम पुल्लिंग में प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है, वंचिता रूप बनता है। उसी प्रकार क्षुण्ण शुद्ध धातु है, मूल धातु कौन से, शुद्ध धातु, और त प्रत्यय मैंने बताया अह विसर्ग आता है, यहाँ त प्रत्यय की संभावना बनती है, अ के साथ विसर्ग, और पुल्लिंग प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है क्षुण्ण। उस प्रकार उपहतः, उप साफ दिख रहा है, उपसर्ग साफ दिख रहा है, उपसर्ग तो उप, ठीक है। उसके बाद हन धातु, हन धातु है वो मारने का अर्थ में प्रयोग होती है, हन धातु, उपहतः, है ना। और तह दिख रहा है यानी कि त प्रत्यय है, तो उप उपसर्ग पूर्वक हन धातु और त प्रत्यय से रूप बनता है, और पुल्लिंग प्रथम पुरुष एक वचन में शब्द बनता है उपहतः। एवं प्रकारेण अस्माकं अद्यतनीय व्याकरण कक्षा संपन्ना भवति। अग्रिम कक्षायां नवीन ज्ञानेन सह पुनर्मिलामः। तावत् नमस्कारः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्।